नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 10वीं में सिद्ध किया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम बात करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। देखिएगा सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले इसमें ये मानते हैं, माना क्या, इसके हल में मानते हैं, हल में ये मानते हैं क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है ना, √5 एक परिमेय संख्या है ना, जैसा कि हम हर बार मानते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां b का मान 0 नहीं होता है। साथ ही साथ में a एवं b है ना, a एवं b क्या है, सह अभाज्य है ना। क्या है भाई, सह अभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। जिन विद्यार्थियों को सहअभाज्य का मतलब नहीं पता वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, वही काम वज्र गुणन करने पर, जैसे ही वज्र गुणन करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर √5 × b है ना। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा कि हर बार करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, a² का मान होगा 5 × b² के बराबर। इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, a² का मान 5 × b² के बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः a² जो है वह 5 से क्या है, भाज्य है ना, 5 से भाज्य है। अगर a² 5 से भाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा है ना। a भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। ये हमने प्रमेय पढ़ा था, नियम देखा था। अगर a 5 से भाज्य है तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × c। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे a² का मान आएगा 25 × c² के बराबर, और इसे हमें क्या लिखना है, इसे हमें समीकरण नंबर 3 लिखना है। अब समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 3 से है ना, समीकरण 2 एवं 3 से देखिएगा, दोनों के बाएं पक्ष जो है वो a² है, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 5b² का मान 25c² के बराबर होगा। 5b² का मान 25c² के बराबर होगा, तो b² जो आएगा कटेगा 5 × c² के बराबर। ठीक है, 5 और 25 कट गए। इसका मतलब आप देख सकते हो कि b² 5 से भाज्य है ना, तो हम लिख सकते हैं b² 5 से भाज्य है। ठीक है, इसका मतलब b जो होगा वह भी 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। अगर b भी 5 से भाज्य है और a भी 5 से भाज्य है, इसका अर्थ यह है कि b और a के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, b और a के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हम लिख सकते हैं a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, गुणनखंड जो है वह 5 है। ठीक है, अतः a एवं b सह अभाज्य नहीं है ना, सह अभाज्य नहीं है। इसका मतलब अगर यह सहअभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है,
अतः हमारी, जो हमने माना था, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं √5 जो होगा वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, है ना जी। √5 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आसान सा कॉन्सेप्ट है और मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम एक विशेष रूप ले लेते हैं, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, तो हम इसको एक व्यापक रूप में लिख सकते हैं ना, व्यापक रूप में लिख सकते हैं। सिद्ध कीजिए क्या रूट के क्या होगा, एक अभाज्य संख्या है, या फिर बोल सकते हैं रूट के जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, अभाज्य नहीं, क्या अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं उसी तरीके से हल करूंगा। अब इसमें अगर हम बात करें, हमने देखा था यहाँ पर, क्या देखा था, हमने देखा था √5 की बात करी थी। अब हम एक काम करते हैं, इसी में ही हम चेंज करेंगे ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए कि ये चीज़ें क्या कहना चाहती है, ठीक है। इसी में हम चेंजेस करेंगे कि हमारी परिकल्पना कैसे गलत होगी, ठीक है, और हम मान के जो चलेंगे वो कैसे गलत होगा। देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर √5 की जगह पे हमें क्या लेना है, √5 की जगह पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे रूट के लेना है। बात समझ में आई। जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ उसके स्थान पर हम करेंगे क्या, के करेंगे। क्लियर है। अब वज्र गुणन करने पर यहाँ पर a बराबर √5b आया है, तो √5b की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √k/b, है ना, वो की वही बात है। फिर वर्ग करने पर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, k/b² प्राप्त होगा। इसका मतलब a² जो होगा वह किससे है, 5 से भाज्य है, तो a भी 5 से भाज्य होगा। यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, k और k। देखिए, और कुछ भी चेंज नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर 2, 3 और 5 चेंज होंगे, उसके स्थान पर हमने k लिखा है। तो a बराबर कितना आएगा, 5c आएगा। 5c की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे kc आ जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 25c² की जगह पे हमें क्या प्राप्त होगा, k²c²। इसका मतलब समीकरण 2 एवं 3 से a² का मान अपने पास kb² और यहाँ पे k²c² के बराबर है। तो हम यहाँ पर 5b² का मान, अब 5 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी k आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, k² आएगा, ठीक है। यहाँ पे k आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, k² आएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट होगा k और k², केवल एक k बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल एक k लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये केवल एक k आ गया। इसका मतलब b² जो होगा वह k से भाज्य होगा, तो b भी k से भाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी k आएगा और यहाँ पर भी k आएगा। अतः इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 नहीं होगा, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, k होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, √17 आ जाए, तो उसको हम k मान करके इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ पैटर्न आते हैं। देखिएगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक उदाहरण दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये हमें बोला गया है। सिद्ध कीजिए क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिएगा, अभी तक हमने देखा, क्या हमने देखा कि केवल, अभी तो केवल हमारे पास √5 था, अब इसके साथ 7 भी आ गया है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए हम इस बड़ी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे ना, इसका सेकंड मेथड प्रयोग में लेंगे, छोटी विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा कैसे इसको हल करना है। इसके हल में देखिएगा, हल में हमें मानना वही है, माना
7√5 जो है वह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। मानना तो वैसे ही है ना। इसका मतलब क्या होगा, 7√5 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, a बट्टा b के बराबर लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं है और a एवं b जो है वह क्या है, सह अभाज्य है ना। क्या है? सह अभाज्य है। ठीक है जी, क्लियर है भाई। अब हमें करना क्या है, हमें 7√5 बराबर ए बी को लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से हमें एक चीज तो फिक्स है कि यह संख्या जो है, यह संख्या क्या है, अपरिमेय ना। यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिस चीज के बारे में आप 100% श्योर हो उसको तो आप क्या रखो, एक तरफ रखो। मतलब √5 को हम क्या रखेंगे, एक तरफ रखेंगे। देखिएगा कैसे, √5 को हमने एक तरफ रखा और बराबर ये a बट्टा कितना आ जाएगा, 7b आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि बाईं तरफ जो है यह अपरिमेय लिखा हुआ है, अपरिमेय लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन दाईं तरफ a बट्टा b परिमेय है, 7 से भाग देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमने जो प्रारंभ में 7√5 को परिमेय माना था वह हमारी परिकल्पना गलत है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किंतु क्या, a बट्टा 7b परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि समान नहीं हो सकती। इसका मतलब हमने जो परिकल्पना करी है वो गलत है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है भाई, गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना, संख्या होगी। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक तरफ परिमेय लिखा हुआ है, दूसरी तरफ अपरिमेय लिखा हुआ है, तो परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमने जो प्रारंभ में माना था वही हमारा गलत मानना है। इसका मतलब 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इसमें एक उदाहरण और ले लेते हैं। √2 + √5, दर्शाइए कि √2 + √5 है ना, यह हमें दर्शाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 + √5 है ना, सिद्ध कीजिए क्या चीज, √2 + √5 क्या है, अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। ठीक है, क्लियर है भाई। √2 + √5 क्या है, अपरिमेय। हमारे हल में हम वही मान के चलेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर अकेला √2 आता तो हम कर चुके हैं, अकेला √5 आता तो हम पहले ही कर चुके हैं बड़ी विधि के द्वारा। लेकिन इन दोनों का योग आया है तो बड़ी विधि प्रयोग में नहीं लेनी है, इस विधि से करना है, जैसा कि हमने लास्ट प्रश्न किया है, और इसको भी हल करेंगे। तो हम मान के चलते हैं, पहले माना √2 + √5 क्या है, परिमेय है ना, क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, √2 + √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं है और a एवं b क्या है, सह अभाज्य हैं। क्या है भाई, सह अभाज्य हैं। क्लियर है भाई, सह अभाज्य हैं। अब एक काम करेंगे, यहाँ से √2 को एक तरफ रहने देते हैं और a बट्टा b
माइनस का √5 जो है उधर भेज देते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 2 प्राप्त होगा, √2 का स्क्वायर 2 प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा a/b माइनस के √5 का होल स्क्वायर। तो हमें पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वह होगा x² माइनस का 2xy प्लस का y²। इस सूत्र का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है चूंकि ऐसा होता है, ठीक है जी। कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब दाएं पक्ष में इसको खोलेंगे तो अपने पास ये 2 पड़ा है, ठीक है। ये प्राप्त होगा a/b का होल स्क्वायर, है ना, x² माइनस का 2 टाइम्स a/b इंटू √5 प्लस √5 का स्क्वायर कितना, 5। तो 2 बराबर हमें प्राप्त होगा a²/b² माइनस का 2a/b और √5 और यहाँ से प्राप्त हो रहा है प्लस का 5। अब हमें ये एकदम पता है, एकदम हम श्योर हैं कि ये जो √5 है यह तो अपरिमेय है ना, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी सामग्री को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ से पक्षांतरण करते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या, 2 को इधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्राप्त होगा 2ab इंटू √5 बराबर a²/b²। 5 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, √5 को एक तरफ रखेंगे बराबर, यह आएगा अपने पास a², लसअप लेंगे तो प्राप्त होगा 3b² डिवाइड बाय कितना आएगा, यहाँ पर b² आएगा, और 2ab को इधर भेजेंगे तो 2a तो हर में आएगा और b कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा। एक b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश में बचेगा a² प्लस का 3b² डिवाइड बाय किसके, 2ab के, यह किसके बराबर है, √5 के बराबर है, ठीक है। अब दाईं तरफ आप गौर से देखिए, ये दाया वाला जो मान है वह परिमेय है ना, ये दाया वाला मान जो है परिमेय है, लेकिन बायां वाला जो मान है वह अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः चूंकि √5 अपरिमेय है, ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय है, एवं ये दाईं वाली संख्या क्या, a² प्लस का 3b² डिवाइड बाय क्या, 2ab जो है वह क्या है, परिमेय है ना, जो कि बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अपरिमेय कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, जो बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसलिए हमारी परिकल्पना जो है, हमारी परिकल्पना गलत है ना, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, गलत है। अतः हम लिख सकते हैं अतः क्या, √2 प्लस √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है जी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, जब सिंगल अगर कोई मान आए तो उसको सीधा हल करना है बड़ी विधि से, और अगर आपके पास कुछ जोड़ में आए, गुणा में आए, भाग में आए तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है। क्लियर है भाई सभी को। अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 में देखिएगा, पहला सवाल है 5 माइनस का √3, है ना। एक्सरसाइज है यहाँ पे 2.3, है ना। इसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3, 5 माइनस का क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 2.3 में पहला सवाल है 5 माइनस का √3 क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, है ना। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय है, है ना।
ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए। हमारी वही विधि होगी जो हम हर बार प्रयोग में लेते हैं। हम मान के चलते हैं, माना 5 माइनस का रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यह परिमेय संख्या है तो 5 माइनस के रूट 3 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? a बट्टा बी के बराबर लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं है। और a एवं b क्या है? सह अभाज्य हैं। क्या है भाई? सह अभाज्य हैं। क्लियर है भाई? अब हम एक काम करेंगे, हमें पता है कि ये जो रूट 3 है यह तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 5 माइनस का a बट्टा बी इधर आ जाएगा और ये बराबर किसके? रूट 3 के। ठीक है, लसअप लेते हैं, 5b माइनस का a बट्टा बी। ठीक है, ये किसके बराबर? ये रूट 3 के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा इधर देखिए, यह संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? यह संख्या अपरिमेय है। ठीक है, और यह संख्या क्या है? यह संख्या जो है वो परिमेय है। तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि 5b माइनस a बट्टा बी क्या है? परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग जो है वह परिमेय होता है। परिमेय है एवं रूट 3 अपरिमेय है ना। रूट 3 क्या है? अपरिमेय है। ये समान नहीं हो सकते, ये समान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है ना। क्या है भाई? अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 5 माइनस का रूट 3, 5 माइनस का रूट 3 है ना, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। पहला प्रश्न एक्सरसाइज 2.3 का हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम टू सेम वैरायटी के सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय। ठीक है, तो इसमें से कुछ संख्याएं हम देख लेते हैं। दूसरे का पहला भाग ये सिद्ध करना है, 1 बट्टा रूट 2 क्या है? अपरिमेय है ना। अगर केवल रूट 2 आता तो हम बड़ी विधि प्रयोग में लेते, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान के चलते हैं, माना 1 बट्टा रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है ना। हमेशा हम मान के चलते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, यह परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 बट्टा रूट 2 को बराबर लिख सकते हैं a बट्टा बी के, जहां क्या होना चाहिए? b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और a एवं b है ना, क्या a एवं b क्या है? सह अभाज्य है। क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। a एवं b क्या है भाई? यहाँ पर सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पर व्युत्क्रम करता हूँ तो रूट 2 का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? b बट्टा a के बराबर आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है यह क्या है? अपरिमेय। क्या है भाई? यह अपरिमेय है। और दायां पक्ष जो है यह क्या है? परिमेय है। यह क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो चूंकि रूट 2 अपरिमेय है, रूट 2 अपरिमेय है, किंतु b बट्टा a जो है वह परिमेय है, जो कि समान नहीं हो सकते। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी क्या है? परिकल्पना गलत है।
परिकल्पना गलत है, ठीक है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि संख्या 1/√2 जो होगी वह क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी, है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? यह क्या होगी भाई? अपरिमेय होगी। क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं तो ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका तीसरा प्रश्न करवा देता हूँ। हालांकि तीसरा प्रश्न उसी टाइप का है, √2 √5 वाला, लेकिन तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं तीसरे प्रश्न में, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा सवाल, तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है? √p + √q जो है वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है ना। ये हमें क्या करना है? ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिएगा, सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है आपका, ठीक है। इसके हल में हम वही मानेंगे। हल में क्या मानेंगे? माना √p प्लस का √q क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आएगा √p प्लस का √q बराबर किसके? a/b के, जहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए और a एवं b, ये हर बार आपको लिखना है। a एवं b क्या है? सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें वही काम करेंगे। सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे तो √p बराबर a/b माइनस का क्या आएगा? √q। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जैसे हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, हमें यहाँ पे p प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा a/b माइनस के √q का क्या प्राप्त होगा? होल स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पुनः फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? x - y के होल का स्क्वायर बराबर x² माइनस का 2xy प्लस का कितना आएगा? y² आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने इसको लिख तो दिया है, अब फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूले में क्या आएगा हमारे पास? p बराबर आएगा a² / b² माइनस का 2 टाइम्स a/b, ये आएगा अपने पास √q, है ना। ये a है आपका, a/b, और यहाँ पे आएगा √q का स्क्वायर मतलब q। अब हमें पता है कि इन सभी में गड़बड़ वाला चीज़ क्या है? √q है। तो √q को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब सामग्री को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ से हमें प्राप्त होगा, यहाँ से पक्षांतरण करते हैं तो ये प्राप्त होगा 2ab डिवाइड बाय क्या? √q बराबर a² / b²। यहाँ पे आएगा प्लस का तो q है और माइनस का क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, ठीक है जी। अब दाईं तरफ लसअप ले लेते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा a² प्लस का q × b² माइनस का p × b² डिवाइड बाय किसके? b² के। क्लियर है? ये प्राप्त होगा हमें 2a डिवाइड बाय b और √q के। अब क्या करेंगे? इस 2a डिवाइड बाय b को उधर भाग में दे देंगे या फिर b से b कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या प्राप्त होगा हमें? अब हमें प्राप्त होगा √q का मान, √q जो आएगा वह किसके बराबर आएगा? a² प्लस का q × b² माइनस का p × b² डिवाइड बाय किसके? 2a के, है ना। अब ये साफ पता चल रहा है कि दायां वाला जो पक्ष है यह परिमेय है ना, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वह परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग है, और यह √q जो है वह क्या है? अपरिमेय है। क्या है भाई? अपरिमेय। तो अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि
अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना जो है वह क्या है, गलत है, परिकल्पना गलत है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं अतः क्या चीज़, रूट पी प्लस का रूट क्यू जो होगा वह एक क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने √2 + √5 में भी किया था, सेम टू सेम चीज़ है। तो इस तरीके से हमारे पास संख्याओं के अपरिमेयता वाला जो पोर्शन है वो समाप्त होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और उनको हमें किस प्रकार से देखना होता है और हल करना होता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वह है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, यह है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखिएगा परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से हमारा क्या आशय है, इसको भी जानना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में, ठीक है, तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक शांत दशमलव प्रसार, है ना, और दूसरा जो होता है वह होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत जो है आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। इसे लिख सकते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती मतलब जिसकी आवर्ती नहीं होती है ना, और एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है थोड़ा समझिएगा। अगर हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करें तो कुछ दशमलव प्रसार शांत होते हैं, मतलब दशमलव के पश्चात संख्याएं रुक जाती है, काफ़ी बार संख्याएं रुकती नहीं है। तो अनावर्ती का मतलब है कि वो संख्याएं अलग अलग रूप में आती है, और आवर्ती का मतलब होता है वह संख्याएं एक जैसे ही आती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, इसके मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी संख्या जो है वो 1/2, 1/2 का जो मान आता है वो 0.5 के बराबर आता है, मतलब दशमलव संख्या के पश्चात इसका प्रसार रुक गया, मतलब यह दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत वाला। अगर मैं बोलूं 1/10 तो ये कितना आएगा, 0.1 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही? मैं बोल रहा हूं यहां पर 1/4 तो ये आएगा 0.25 के बराबर। तो इन सभी केसेस में दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार जो है वो शांत प्रकार का है, मतलब दशमलव के पश्चात शांति आ जाती है, आगे संख्याएं नहीं बढ़ती है। अब अगर हम अशांत की बात करें तो अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवर्ती के साथ, है ना, इसको बोलते हैं रिपीटिंग, इसे बोलते हैं रिपीटिंग, तो दोनों को बोलते हैं। देखिएगा यहां पर अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के, नॉन टर्मिनेटिंग आपका रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब देखेंगे अशांत जो है वह आवर्ती हो रही है। आवर्ती का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब है जैसे मैं भाग दूं, 1 में 3 का भाग देता हूं तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0.3333
3 और ये मामला जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 1 बट्टा, मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया, 6 बोल दिया ना, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे दशमलव लगेगा। आप देख सकते हैं अगर मैं 1 में 6 का भाग दूं तो दशमलव लगा के 0, एक बार जाएगा 6, 4 आएगा, ठीक है। फिर इसके पश्चात क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर ये हमारे पास आएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 आएगा, 6 गुणा 6 36, फिर 4 आएगा यहाँ पर, 6 0 लगा हुआ है, 36 आएगा, और ये मामला जो है वो आगे 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 क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 0.166666 और मामला इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये जो केस है हमारे पास, यह अशांत तो है। देखिए भाई, दशमलव जो है उसके पश्चात अशांति छाई हुई है। अशांति कैसी छाई हुई है? आवर्ती वाली छाई हुई है। इसमें 3 जो है वो काफी बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम साधारणतः क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं साधारणतः क्या? 0.3 का बार, है ना। 3 के बार संख्याएं 3 रिपीट हो रही है, और इसे क्या लिखते हैं? 0.166 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि केवल 6 रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही कि ना रही? ठीक है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रसारों की जो अशांत के साथ साथ में अनावर्ती भी है, मान लीजिए मैं बात करता हूं 0.1 2 5 4 7 8 6 1 9 8 4, तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के पश्चात किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अशांत अनावर्ती टाइप के होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब जब हमारा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आएगा, संख्याएं जो होंगी वह क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय। जब जब हमारे पास दशमलव प्रसार जो है वो अशांत के साथ साथ में अनावर्ती आता है, तो यह संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय होती है। इसीलिए 22/7 जो है वह परिमेय जैसी दिखने के बावजूद भी कौन सी संख्या होती है भाई? यहाँ से अगर हम बात करें, क्योंकि ये पाए का मान होता है, ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें दशमलव के पश्चात संख्याएं जो हैं वह एक जैसी नहीं आती है, लेकिन लगातार अनंत तक इसका मान जो है वो चलता जाता है। जैसे लगभग मान आता है 3.1456278, लगभग मैं मान बता रहा हूं। तो ये चीज जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, और दशमलव प्रसार कौन सा है? अशांत है। तो यह एक अपरिमेय संख्या की क्या आता है? श्रेणी में आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा देखते ही भिन्न को कि यह शांत परिमेय संख्या का प्रसार है कि अशांत परिमेय संख्या का प्रसार है? तो अब देखिएगा, इसके हम नियम देख लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कब आता है, ठीक है। संख्या P/Q हेतु शांत दशमलव प्रसार में यदि Q बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का हो तो P/Q जो है वह शांत दशमलव प्रसार, P/Q शांत दशमलव प्रसार प्रदान करता है या होता है, प्रदान करता है, ठीक है जी। अब इसे समझिएगा, ये 2 की घात m और 5 की घात n का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 की घात m इंटू 5 की घात n, है ना। जहाँ पर m और n जो है, m एवं n जो है यह धनात्मक पूर्णांक है। क्या है भाई? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक का मतलब होगा 0 1 2
3 से लगा करके आगे वाले पूर्णांक, मतलब इसमें m और n के स्थान पर शून्य आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और आगे इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर इस रूप का है ना, अगर दशमलव प्रसार जो है वो इस रूप का है, तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा, मतलब q अगर इस रूप का है तो हमारा दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। जहां पर m का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और n का मान भी 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, आगे चलेगा धनात्मक पूर्णांक में से कुछ भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं 1/10 है ना, 1/10 का मान किसके बराबर आता है, 0.1 के बराबर आता है। यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है शांत दशमलव प्रसार का, है ना, शांत दशमलव, है ना, दशमलव प्रसार, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मैं 1/10 को 2 × 5 लिख सकता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर कि जैसे ही हर में 2 की घात 1 और 5 की घात 1 आया, तो यह हमारा मेल खा रहा है 2 की घात m × 5 की घात n से, जहां पर m का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है। मतलब जब जब हमारे पास ये प्रसार आएगा, हमारा प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 1/25 है ना, 1/25 या 1/20 ले लेता हूं ना, पहले 20 ले लेते हैं फिर 25 लेंगे। 1/20 है ना, 1/20 का अगर हम दशमलव प्रसार निकालना चाहे, है ना, तो हमें पता होता है कि अगर हम 1 में 20 का भाग दें, 1 में अगर हम 10 का भाग देते तो कितना आता भाई, कितना आता भाई, 0.1 के बराबर आता है। और अगर हम 1 में किसका भाग दें, अगर मैं 1 में 2 का भाग देता हूं ना, अगर इधर देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट, है ना, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 0.5 में हमें 10 से और भाग देना है, मतलब हमारा आंसर आएगा 0.05 के बराबर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 में 10 का भाग दूंगा तो 0.05 के बराबर। तो यह दशमलव प्रसार भी कौन सा हुआ, यह दशमलव प्रसार भी शांत प्रकार का हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ ना, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है जी। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 10 का मतलब है 2 × क्या, 5। कहने का मतलब है 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 5 की घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पुनः अगर हम 2 की घात m और 5 की घात n से तुलना करें तो m का मान इस बार 2 है और n का मान इस बार क्या है, 1 है। तो जब जब हमारे पास हर इस रूप का होगा, हम 101% कह सकते हैं कि दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत प्रकृति का होगा, शांत नेचर का होगा, ठीक है। अब हमें कुछ सवाल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए कि यह शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार का ये केस बताया, मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार प्रदान करता है। और इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, अन्यथा दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। अगर इस रूप का हो तो शांत होगा और इस रूप का नहीं हो तो क्या हो जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। बस शांत और अशांत यहीं पे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो संख्या p के शांत दशमलव प्रसार हेतु यह कंडीशन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। उदाहरण देखिएगा यहां से, जैसे मैं यहां पे बोलता हूं क्या, 1/3 है ना, 1/3 को गौर से देखो, इसका आंसर हमने अभी देखा था 0.3333 और ये मामला आगे चलता जाएगा। तो अगर मैं इसके हर पे गौर करूं ना, अगर p/q के रूप में अगर इसे लिख सकते हैं तो p का मान तो 1 आ जाएगा और q का मान कितना आ रहा है, q का मान आ रहा है 3, और 3 जो है वह 2 की घात m × 5 की घात n रूप का नहीं है, साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस रूप का नहीं है। यही कारण है कि इस 1/3 का जो प्रसार आ रहा है
वह कौन सा प्रसार आ रहा है? यह प्रसार आ रहा है हमारे पास अशांत प्रसार, है ना, अशांत। ये बात अलग है कि अशांत आवर्ती है, लेकिन यह एक दृष्टि में या एक नजर में अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। अब आपकी किताब के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को भी हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा दशमलव है कौन सा नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं यहां से। जैसे हमें बोला गया है 3/8, एक एग्जाम्पल दिया गया है, हमें दिखाना है कि 3/8 का जो प्रसार है वो दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। तो अगर हम इसे P/Q से तुलना करें तो यहाँ पर Q का मान किसके बराबर है? 8 के बराबर है। और हम जानते हैं कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो आप एक बार बताइए मेरे को, क्या ये प्रसार 2 की घात m और 5 की घात n रूप का है कि नहीं है? आप थोड़ा सा बताइए, मुझे आइडिया दीजिए। एक दृष्टि में लगता है, बोले सर 2 की घात m तो आ गया, मतलब 2 की घात 3 आ गया, लेकिन 5 कहां पे गया यहाँ पे, है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या बताया कि m और n के जो मान है वह 0 हो सकते हैं। तो इसे मैं 5 की घात 0 भी तो लिख सकता हूं। अरे समझदारों, 2 की घात 3 के स्थान पर 2 की घात 3, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की घात 0 लिख सकता हूं। तो यह इस रूप का हुआ कि नहीं हुआ? यह इस रूप का होगा। इसका मतलब यह दशमलव प्रसार कौन सा होगा? यह शांत दशमलव प्रसार होगा। कौन सा होगा भाई? शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर यकीन नहीं आता तो हम एक काम करते हैं, इसको विभाजित भी करके देखते हैं। ठीक है, 3 में भाग देते हैं किसका? 8 का, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24 आएगा। ठीक है, पीछे बचेगा कितना? 6, दशमलव लगा हुआ है 0 आएगा। 8 गुणा 7 56। ठीक है, पीछे बचेगा कितना? 56 आएगा यहाँ पे। पीछे बचेगा कितना? यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 8 गुणा 5 कितना? 40। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में इसका उत्तर कितना आ रहा है? 0.375 के बराबर आ रहा है। मतलब यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत प्रकार का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि बताइए कि यह शांत है कि अशांत है, तो आपको एक वर्ड लिखा होगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, है ना। यह हमारी जो प्रक्रिया है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया है, हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, एग्जाम में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोले सर हम कैसे निकालेंगे भाई? 3/8 हमें पता तो चल गया कि ये शांत है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे कि शांत का मान कितना आ रहा है? आप बोल रहे हो भाग देना नहीं है और मान भी निकालना है, तो दोनों एक साथ संभव कैसे है? बताता हूं, एक साथ संभव है, देखिएगा कैसे। अगर हमें बोला जाए 3/8 का जो दशमलव प्रसार है वह बिना लंबी विभाजन विधि से क्या ज्ञात करो? दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार जो है वो हमें ज्ञात करना, प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिना लंबी विभाजन विधि के हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ठीक है, अब सुनिएगा, एक चीज यहां पर आप दिमाग में सेट कर लेना, जो मैं यहां पर नोट करके बता रहा हूं, यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? एक 10 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए, क्योंकि 2 गुणा 5 कितना होता है? 10 होता है। और हम जानते हैं कि जितने 10 हर में होंगे उत्तर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से क्या करना है? जितने 10
बन सके उतने 10 बनाने। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है 3/8 है ना, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की घात कितना 3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर 2 की घात 3 तो दे रखा है, पता भी चल रहा है 7 दशमलव प्रसार है, लेकिन इस 7 दशमलव प्रसार का मान कैसे ज्ञात करना है तो सुनिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 जो है 2 की घात 3 के साथ में, इसका मतलब जितने 2 होने चाहिए उतने के उतने 5 होने चाहिए, तभी तो 1 5 और 1 2 का जोड़ा मिलकर के क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, 5 की घात 3 से हर में और 5 की घात 3 से किस में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है, ये 3 गुणा 125 तो अंश में पढ़ा ही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की होल पावर कितनी, 3। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि 1 2 और 1 5 मिलकर के 10 बनाता है, तो मैंने 2 और 5 को एक साथ ही लिख दिया। तो ये कितना मिलेगा हमें, 2 × 5 कितना मिलेगा, 10 और 10 की घात 3, और अंश में हमें दे रखा है किसके बराबर, 3 × 125। तो 3 × 125 कितना होता है भाई, ये होता है हमारे पास 375 के बराबर। क्लियर है भाई। अब 10 की घात 3 से भाग देना है, इसका मतलब क्या पड़ा है, ये 375 में हमें भाग देना है 10 की घात 3, मतलब मामला ये है। अब आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, जितने 0 बट्टे में होते हैं उतनी संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं, तो 5 7 और 3 संख्याएं छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.375 के बराबर। क्या मैंने कोई बड़ी विभाजन प्रक्रिया करी, क्या नहीं करी, है ना, और हमारा आंसर यही आ रहा है 0.375 के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो हमें इसे आप मान के चलो, ये कप और प्लेट का जोड़ा है ना, जितने कप हैं उतनी प्लेट होनी चाहिए, जितने 2 हैं उतने 5 होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हमारा 10 बनेगा, और इसे हम हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, 189/125 है ना, 189/125 देखिएगा, 189/125। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि इसकी अगर तुलना करें P/Q से, चूंकि Q बराबर 125 जो है वह 2 की घात m × 5 की घात n रूप का है, रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्योंकि 125 को थोड़ा गौर से देखो भाई, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो 5 की घात 3। बोले सर 2 का है, तो 2 की घात क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह 2 की घात m और 5 की घात n रूप का है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 189 बट्टे में 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, जितने प्लेट है उतने कप होने चाहिए, मतलब 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 से अंश एवं हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, 5 × 2 कितना आएगा, 10 आएगा, 10 की घात कितना प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। अंश में देख सकते हैं 189 × 2 की घात 3 कितना, 8 होता है। हल कर लेते हैं, 8 9 72 आएगा, हासिल लगी 7, यहाँ से 8 × 8 64 आएगा, 64 और आपके पास 7 कितना प्राप्त होगा, 71 प्राप्त होगा। पुनः आपकी हासिल 7 लगेगी, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। ठीक है, बट्टे में कितना, 1 2 और 3 0। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला था, जितने हर में 0 उतनी संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, तो 2 1 5 दशमलव 1, तो यह किसका मान आएगा, यह मान आएगा 189/125 का। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 2.2 को भी हल किया, दशमलव प्रसार को भी देखा, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है,
शांत को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और शांत दशमलव प्रसार का मान कैसे निकाल सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगली प्रश्नावली को देखेंगे जो कि वास्तविक संख्या की नेक्स्ट प्रश्नावली है 2.3। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, जहाँ तकलीफ आ रही है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको वापस रिपीट करके देखिए। आज चीज़ें बहुत आसान है, समझ में आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।